स्वागत है बच्चों आज की कक्षा में। आज का हमारा टॉपिक है लंबी सीधी धारावाही परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र या परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड। परिनालिका को क्या बोलेंगे? सोलेनॉइड। फिजिक्स क्लास 12 ये टॉपिक हम आज लेते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि परिनालिका क्या है। परिनालिका क्या होती है कि हम जो है किसी भी चालक तार को, जैसे तांबे के तार के अनेक फेरे, पृथक्कृत फेरे, अलग अलग यानी इंसुलेटेड फेरे लेते हैं। उनको जो है किसी भी कुचालक पदार्थ पे, क्ले होती है या जो है प्लास्टिक हो गया या जो है गत्ता हो गया, उस पर जो है लपेट लेते हैं। इस प्रकार से रोल आउट करते हैं और एक स्प्रिंग जैसी बनाते हैं। जैसे हमारे पास स्प्रिंग होती है ना, उस प्रकार से बनाते हैं। और तब जो है उसके सिरों को जो है किसी बैटरी से जोड़कर उसमें अगर हम कोई करंट जो है इस प्रकार से फ्लो कराएं, माना सपोज आई करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा? आप जानते हैं कि किसी भी स्ट्रेट वायर में अगर करंट जा रहा है तो चारों ओर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो ये भी वायर स्ट्रेट थी, हमने उसको जो है इस प्रकार से हेलिक्स कुंडली की तरह दे दिया या स्प्रिंग की तरह इस प्रकार से मोड़ दिया है। तो उसके चारों ओर भी क्या होता है? एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। वो चुंबकीय क्षेत्र हमने निकालना है और यहाँ पे हम यूज करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर के परिपथ नियम का एक और अनुप्रयोग यहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। एक हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो परिनालिका सिंपल शब्दों में हमने कह दिया कि किसी भी जो है कुचालक पदार्थ हम क्या करते हैं, चालक तार के फेरे जो है पृथक्कृत फेरे, अलग अलग एक दूसरे से, यानी एक दूसरे में करंट न जाए जिनसे कि इस प्रकार से फेरे बनाते हैं और उसमें कोई करंट फ्लो कराते हैं, तो वो जो है हमारी परिनालिका या सोलेनॉइड कहलाती है। सीधी स्ट्रेट, देखो सीधी शब्द आया तो स्ट्रेट कह रहा है वो, क्योंकि जब आप फोल्ड कर देंगे उसी परिनालिका को वृत्ताकार बनाएंगे, वो क्या बनेगा? हमारा टोरॉइड बन जाता है। वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाया जाएगा टोरॉइड। तो ये हम यहाँ पे बात करेंगे सोलेनॉइड की। सोलेनॉइड किस प्रकार से लेंगे? सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा गया सोलेनॉइड में एक चीज़ हम डिफाइन करते हैं, स्मॉल एन, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कि इकाई लंबाई में सोलेनॉइड की परिनालिका की कितनी लंबाई है, उसकी इकाई लंबाई में कितने फेरे हैं। इकाई लंबाई में 5 फेरे हैं, 10 फेरे हैं, 15 फेरे हैं, 2 फेरे हैं, इस प्रकार से। तो वो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। दूसरी चीज़ हमने डिफाइन की आई, परिनालिका में धारा या करंट प्रत्येक फेरे में। तो माने यहाँ पे ये करंट आई आ रहा है, तो यही करंट क्या है? प्रत्येक सिंगल फेरे में भी आई करंट ही दौड़ रहा है। तो आई को क्या बोलेंगे हम? या तो परिनालिका में धारा या प्रत्येक फेरे में धारा, करंट थ्रू ए टर्न, सिंगल टर्न। ये हमारा जो है इस प्रकार से इसमें करंट जा रहा है। अब करंट जा रहा है तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये हम पढ़ चुके हैं पहले मैग्नेटिज्म में। और यहाँ पे एक और बात है कि परिनालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, प्रयोगों द्वारा ये देखा गया है कि वो लगभग दंड चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के समान ही होता है। यहाँ पे मैंने दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र खींचा हुआ है, ये पहले पढ़ चुके हैं। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है किसी बार मैग्नेट का, और यहाँ पे ये परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र खींचा हुआ है। तो आप देखिए लगभग दोनों क्या है? समानता है लगभग दोनों के चुंबकीय क्षेत्र में। एक छोटा सा डिफरेंस है, वो बाद में लास्ट में टॉपिक के लास्ट में पढ़ाया जाएगा आपको। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं समानता के प्रकार। इस प्रकार से अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र जो परिनालिका उत्पन्न कर रही है उसकी विशेषताएं क्या हैं और उसकी दिशा कैसे दी जाती है, और फिर लास्ट में जो है उसका मैग्नीट्यूड, परिमाण कैसे हम निकालेंगे बाय द यूज ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो सबसे पहले ये देखिए कि एक चुंबकीय क्षेत्र की जो है दिशा की अगर बात करें, पहले हम दिशा की बात कर लेते हैं कि सपोज जो है कोई टर्न है, सॉरी ये वाला मार्कर, ये आप नोट कर लेना। ये जो है अब फेरा है, फेरा जो है परिनालिका में इस प्रकार से लपेटा हुआ है, तो उसको आप सामने से देखेंगे तो करंट कैसे जा रहा है। जैसे अगर मैं कहूँ कि गाड़ी का टायर है, एक तरफ से देखेंगे तो कैसे घूम रहा है वो, अगर यहाँ से ऐसे घूम रहा है तो ये क्लॉकवाइज है, और इस साइड आदमी खड़ा है तो उसको कैसे दिख रहा है वो, देखो इस साइड इमेजिन करो तो उसको एंटी क्लॉकवाइज दिखता है वो। तो परिनालिका में भी वही है, यहाँ से करंट आ रहा है एक दिशा में ऐसे, यहाँ से ऐसे जा रहा है। तो यहाँ से जो देख रहा होगा करंट को, जो व्यक्ति यहाँ खड़े होकर देख रहा होगा, उसको जो है वो छल्ला दिख रहा है जो तार का, उसमें करंट कैसे जा रहा है और यहाँ वाले को करंट कैसे जा रहा है, उसके अनुसार जो उसके पोल डिफाइंड होते हैं, ध्रुव उसके जो है डिफाइन होते हैं।
पहले केस हम बोलते हैं सपोज ऐसे, इस प्रकार से ये करंट जा रहा है फेरे में, और दूसरे केस में ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। कैसे हो गया, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, घड़ी की सुइयों की दिशा में। दूसरा है सपोज घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा, इस प्रकार से। तो जिस तल से या जिस तरफ से देखने पर वृत्ताकार लूप में या परिनालिका के लूप में हमको करंट की दिशा क्या मिलती है, क्लॉकवाइज मिलती है। इस प्रकार से क्लॉकवाइज मिलती है, दक्षिणावर्त मिलती है, तो वो वाला कैसे काम करता है, साउथ की तरफ। और जहाँ एंटी क्लॉकवाइज होता है वो वाला कैसे काम करेगा, नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव की समान, दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव। मैंने कहा दोनों के चुंबकीय क्षेत्र जो है एक समान होते हैं। धारावाही परिनालिका भी जो है दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। प्रयोगों से देखा गया, इसको आप स्वतंत्र रूप से लटका देंगे तो ये भी जो है उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है जब तक कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। इसी प्रकार से दंड चुंबक के अन्य गुण भी दर्शाती है। तो अगर जो है उस लूप में जो है करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा, तो वो लूप कैसा काम करेगा, वो सिरा परिनालिका का कैसा होगा, उत्तरी ध्रुव के समान। और अगर उस लूप में या उस सिरे में जो है विद्युत धारा दक्षिणावर्त दिशा में जा रही है, तब परिनालिका का वो वाला सिरा जो है दक्षिण ध्रुव या साउथ पोल के समान व्यवहार करेगा। याद करने का सिंपल तरीका क्या है, कुछ नहीं करना है आपको, करंट की डायरेक्शन नहीं है आपको याद, ठीक है। देखो इसको याद कैसे रखना है, हमको नहीं पता है कि करंट की डायरेक्शन एन एस में क्या होनी है, तो आपने दो गोले बनाए इस प्रकार से, दो सर्कल बनाए, एस और एन लिख दिया। अब एस लिखा है तो एस में जो इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ और ऐसे आगे बढ़ाते हुए तीर का निशान लगाओ। यहाँ एन को भी थोड़ा ये वाला सिरा आगे बढ़ा दो, ये तीर का निशान, इस प्रकार से। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये तीर के निशान में ही जाना है, तो ये कैसा है, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त हो गया इस प्रकार से ना। एस में जो तीर दिख रहा है वही ये तीर है, तो ये क्लॉकवाइज दिख रहा है। यहाँ एन में देखिए, एन में जो तीर है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ये और ये, तो ये उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव इस प्रकार से डिफाइन होता है कि किसी परिनालिका के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की पहचान करनी है। तो उसका तरीका ये है कि हम जो है, अगर ये परिनालिका है तो यहाँ से खड़े होकर देखेंगे, यहाँ अगर धारा इस लूप में हमको जो है क्लॉकवाइज दिख रही है तो वो सिरा दक्षिणी ध्रुव होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज यहाँ करंट जा रहा है तो वो सिरा क्या होगा, उत्तरी ध्रुव के समान होगा, अगला सिरा दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा ऑटोमेटिकली। दो ध्रुव होते हैं हमारे पास। ये रही बात जो है किसी भी लूप में जो है धारा के कारण या परिनालिका के सिरों की पहचान करना कि वो सिरा उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव के समान व्यवहार करेगा। तो अब ये इस प्रकार से इसमें करंट गया, यहाँ से देखा हमने, तो हमने कहा ये एंटी क्लॉकवाइज है। किस प्रकार से हो रहा है, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से अगर ये जा रहा है तो ये वाला सिरा नॉर्थ, ये वाला साउथ के समान व्यवहार करेगा, और वो वाला उधर वाला साउथ के समान हो जाएगा। आई करंट उसमें फ्लो हो रहा है, ये हमने दिशा इसकी बता दी। अब जो है क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव है, क्योंकि वो दक्षिणी ध्रुव है, तो चुंबकीय बल रेखाएं फिर से कैसे खींचेंगे, हम ये मानेंगे कि माना हमारे पास एक छोटा सा उत्तरी ध्रुव है, स्वतंत्र फ्री पोल है, नॉर्थ पोल, केवल कल्पना करनी है, और उसको अगर यहाँ पे रखेंगे। अब क्योंकि परिनालिका का ये वाला सिरा भी उत्तरी ध्रुव है और हमने भी उत्तरी ध्रुव छोटा सा रखा है, तो वो क्या होगा, इससे रिपेल होगा, प्रतिकर्षित होगा, दूर जाएगा। और जबकि साउथ उत्तरी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव की ओर क्या होगा, आकर्षित होगा, तो इसकी तरफ आएगा वो जो स्वतंत्र उत्तरी ध्रुव है, छोटा सा परीक्षण ध्रुव जिसको हम बोलते हैं। तो इस प्रकार से वो मूव करने लगेगा और यहाँ साउथ पोल से होते हुए इस परिनालिका के भीतर से पुनः उत्तरी ध्रुव की ओर, जैसे कि दंड चुंबक में होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एन से शुरू होती हैं, एस की ओर जाती हैं और पुनः चुंबक के भीतर से एस से वापस होकर एन की ओर आती हैं। तो चुंबक के बाहर जो है, हमने पहले बताया था बी, देखो ये डायरेक्शन है बी की, चुंबक के बाहर। चुंबक के भीतर में बात करूं यहाँ अंदर, तो यहाँ जो है अंदर डायरेक्शन कैसी है, बी की, इस प्रकार से। तो बाहर और भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अलग अलग होती है। परिनालिका में भी सेम केस होता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, भीतर। बाहर तो वही है कि उत्तर से दक्षिण, बाहर, दोनों में देखेंगे। दूसरी ये तो हो गया चुंबक के ध्रुव को पहचानना, और जो है बल रेखाएं कैसे आप ड्रॉ करेंगे, किस प्रकार से निकलती हैं। नेक्स्ट दूसरी चीज हम इसमें पढ़ते हैं, दिशा हो गई हमारी परिनालिका की। अब जो है
ये देखना है कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। दिशा तो मैं मिटा देता हूँ। क्षेत्र की विशेषताएं देख लो कि एक समान परिनालिका के भीतर इनसाइड द सोलेनोइड, पहली विशेषता क्या है कि एक समान होगा। ये कैसा होगा? एक समान, क्योंकि भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? पैरेलल हैं और बराबर दूरी पर हैं, तो एक समान होगा। दूसरा क्या होगा? नियत होगा। क्या होगा? नियत। परिनालिका के भीतर जो है सब जगह चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? नियत होगा, कांस्टेंट होगा, वे की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी भीतर। तीसरा जो है बल रेखाएं जो हैं, अच्छा दिशा क्या होगी? अक्ष के समान। परिनालिका की अक्ष के समांतर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा क्या होगी? परिनालिका की अक्ष के समांतर। भीतर हम बात कर रहे हैं, परिनालिका के भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र एक समान पाया जाएगा, नियत होगा, कांस्टेंट होगा। उसकी दिशा चुंबकीय जो है अक्ष के समांतर होगी, चुंबकीय अक्ष के पैरेलल होगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ। नेक्स्ट देखो, लगभग यूनिफॉर्म है। अगर हम बोले इनसाइड सोलेनोइड यूनिफॉर्म, एक समान आ गया वो। अब जो है सिरों पर देखो, बाहर की ओर हम आएंगे तो बाहर जो है लगभग जाने पे परिनालिका के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? लगभग परिनालिका के लिए बहुत कम या नगण्य है। यहाँ भीतर स्ट्रांग होता है, बाहर क्या होगा? कम या नगण्य होगा। इसमें एक चीज हमने याद रखनी है कि जो हम सिरों के अतिरिक्त या सिरों को छोड़कर, इसमें ऐसे लिख देंगे, सिरों को छोड़कर, एक्सेप्ट एंड, जो एंड्स हैं परिनालिका के, उनको छोड़कर परिनालिका के भीतर सभी स्थान पे चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा, यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट नियत होगा और दिशा जो है पैरेलल टू एक्सिस ऑफ सोलेनोइड होगा। बाहर की बात करें, स्ट्रांग भी होगा। बाहर क्या होगा? वीक होता है। बाहर क्या होगा? कमजोर होगा, थोड़ा वीक। चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होगा परिनालिका के बाहर। बहुत ज़्यादा दूर जाने पे परिनालिका से चुंबकीय क्षेत्र नगण्य, और दूरी के साथ क्या होगा? दूरी के साथ क्या होगा? नगण्य होगा, नगण्य होगा। ये परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र की विशेषता है कि परिनालिका से हम जैसे बाहर जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? बाहर जाने पे लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा या नगण्य हो जाएगा। तो परिनालिका हमारे पास क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जो है मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करती है। किस प्रकार के? एक समान चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती हैं, ये हमको दिखाती हैं। तो ये हमारा जो है परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र का डेफिनेशन हो गया, या उसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक हो गई है। नेक्स्ट हम डेरिवेशन में चलेंगे सीधा। ये ध्यान रखना कि परिनालिका सदैव एक समान नियत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं अपने भीतर। परिनालिका से हम बाहर जाएंगे, बहुत अधिक दूरी पे लेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? नगण्य हो जाएगा। तो भीतर लगभग एक समान और स्ट्रॉन्ग जो है मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है। अगला देखिए, अब जो है n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, I जो है परिनालिका में धारा है प्रत्येक फेरे में। अब हम क्या करेंगे इसमें जो है, सपोज हम जो है एक रेक्टेंगुलर पथ लेते हैं। यहाँ पे एक देख रहे आप, दूसरा जो है हमने इसी का जो है सिंबॉलिक डायग्राम, ये तो एक्चुअल डायग्राम बोलेंगे इसको जो चित्र में है, सिंबॉलिक डायग्राम ऑफ सोलेनोइड। ये भी सोलेनोइड है, ये भी जो है परिनालिका है, उसका सिंबॉलिक डायग्राम ये नीचे बना रखा है। तो इसमें आप देख रहे हैं, ये मैंने जो है सर्कल के भीतर यहाँ क्रॉस है, यहाँ डॉट है। तो डॉट ये दिखा रहा है कि करंट यहाँ से बाहर आ रहा है और यहाँ जो है भीतर जा रहा है। इस प्रकार से जब आप यहाँ देखोगे ना, तो इस प्रकार से लपेटा रहता है। तो एक तरफ से यहाँ से करंट बाहर आएगा तो यहाँ से भीतर जाएगा, इस प्रकार से ऐसे। तो यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, यहाँ से भीतर, करंट बाहर भीतर बाहर भीतर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा फिर से ये बी है, क्योंकि ये वाला क्या था, यहाँ एन था, ये एस था। तो ये वाला क्या है, एन है, ये
एस हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस प्रकार से हमने ड्रॉ कर दी है। मैग्नेटिक फील्ड उसके भीतर इस प्रकार से एक समान है एस से एन की ओर, वो डायरेक्शन हो गई। ये यहाँ पे याद रखना कि ये चुंबकीय क्षेत्र को नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हमने पहले चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी ये चीज़ डिफाइन की थी। सोलेनोइड में के केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो है विद्युत धारा अंदर जा रही, प्रत्येक फेरा दिखा रहा ना, ये एक फेरा है। तो जब यहाँ से करंट बाहर जाएगा तो इससे अंदर, फिर यहाँ से बाहर आएगा, फिर अंदर जाएगा, बाहर अंदर, इस प्रकार से, तो वो फेरों को दिखा रहा है। अब इसके डेरिवेशन में चलते हैं हम कि चुंबकीय क्षेत्र निकालना है और किस प्रकार निकालना है। तो हम कहते हैं कि इस प्रकार से जो है, अब हमने क्या करना है, एक क्लोज रेक्टेंगुलर पथ लेना है, आयताकार पथ लेना है ए बी सी डी। यहाँ पे जो है एम्पियर का पथ लेंगे हम, एम्पियर का आयताकार पथ ए बी सी डी लेते हैं। एम्पियरन जो है वो लेना हमने, सर्किट लेना है। और ये सर्किट जब भी हमने कहा कि एम्पियर के लॉ के एप्लीकेशन जब हम करते हैं तो हमको जो है उस जो है स्थान पे या उस बिंदु पे जो है पथ को ले जाना है सर्किट को, जहाँ पे हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। हमको बी फाइंड करना है यहाँ पे, यहाँ फाइंड करना हमको परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि वो एक समान है इसलिए हम भीतर निकाल रहे हैं, बाहर निकालना नहीं, क्योंकि वो एक समान नहीं है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे दूर दूर हो गया, कम है, सिर्फ भीतर एक समान है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए हम कैलकुलेट करेंगे भीतर, परिनालिका के भीतर जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वो, क्योंकि एक समान है, कांस्टेंट है, उसके लिए हम डेरिवेशन कर रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया, एम्पियरन जो है या एम्पियर का आयताकार पथ ए बी सी डी ले लिया है। और क्योंकि यहाँ पे भीतर निकालना है बी, तो इसलिए हमने यहाँ भी यहाँ से होते हुए इस पथ को गुजारा है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जैसे वहाँ गॉस के एप्लीकेशन में क्या करते थे, प्रमेय के एप्लीकेशन में, कि विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए जो है गॉसियन पृष्ठ को उस बिंदु से होकर गुजारते थे जहाँ पे आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है। वहाँ वैसे ही यहाँ पे जो है चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए एम्पियरन पथ को या एम्पियर के सर्किट को उस बिंदु से या उस स्थान से गुजारेंगे जहाँ पे आपको जो है चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। जैसे कि यहाँ पे तो ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर जो है, रेक्टेंगुलर है ये 90 इस प्रकार से आयताकार पथ ले लिया हमने ए बी सी डी, जो कि जो परिनालिका के भीतर से भी होकर जा रहा है, इस प्रकार ये हमने ले लिया है। अब जो है इसमें देखो आप, साइड जो है ए बी क्या है, पैरेलल है चुंबकीय क्षेत्र के, सी डी भी क्या है, परिनालिका के पैरेलल है, चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल है, या एंटी पैरेलल बोलो, पर समांतर है कहीं ना कहीं। और साइड बी सी और ए डी, ये बी सी है और ये ए डी साइड है, ये क्या होंगी, ये परपेंडिकुलर होंगी, ये दोनों साइडें क्या होंगी, परपेंडिकुलर टू इस फील्ड। इस प्रकार से देखिए ना, यहाँ पे एज्यूम करिए, अब देखिए परिनालिका लंबी लेनी है। अगर हम बहुत लंबी परिनालिका ले लें, और अच्छा इस परिनालिका में एक अप्रोक्सीमेशन ये भी है कि इसकी लंबाई ज़्यादा है बजाय इसके व्यास के, डायमीटर की जो है, देखो लंबाई जो है व्यास की तुलना में अधिक है। एक अप्रोक्सीमेशन और भी है इसमें, ये नोट रख लेना, आपने ध्यान में रखना, ये चीज़ हर बार लिखा नहीं जाएगा कि लंबाई जो है परिनालिका की लंबाई उसकी व्यास की तुलना में क्या है, अधिक है। तो परिनालिका की जो है ये लंबाई व्यास की तुलना में अधिक है, तो ये व्यास कम है, ये लंबाई ज़्यादा है, ये हम यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन लेंगे। तो जब इस प्रकार का केस बनेगा तो ये रेक्टेंगुलर जो पथ होगा, तो यहाँ पे भी इससे लंबी परिनालिका है, तो लगभग जो है मध्य में या बीच में क्या होगा कि जो आपका ये रेक्टेंगल हमने लिया है, इनकी ये वाली भुजाएं ये चुंबकीय क्षेत्र की क्या होंगी, ठीक जो है लंबवत हो जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड के जो है क्या होंगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएंगी, क्योंकि बीच में लगभग चुंबकीय क्षेत्र कैसे हो रहा है, इस पर सीधा सीधा हो रहा है। तो सीधा सीधा होने के कारण जो है ये भुजाएं जो हैं बी सी और ए डी भुजाएं क्या होंगी, उस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाएंगी। अब जो है ये हमने यहाँ देखिए दिशा, बी की दिशा क्या है, ये डीएल की दिशा क्या है, ये क्योंकि एम्पियर का पथ है तो बी डॉट डीएल निकालना हमने, और डीएल क्या है, ये इसके अलोंग। तो यहाँ पे डायरेक्शन बी और डीएल की सेम है, यहाँ पे बी और डीएल की क्या है, विपरीत है, 180 का कोण है। यहाँ पे बी और डीएल के बीच क्या कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, दोनों में क्या हो रहा है, लंब है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इस प्रकार से हमने निकालना है। तो अब अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ रेक्टेंगुलर पथ,
कि आयताकार पथ ए बी, ये आपने थ्योरी में लिख देना है इतना, ए बी सी डी, आयताकार पथ ए बी सी डी में एम्पियर का परिपथीय नियम लगाने पर, आयताकार पथ ए बी सी डी में एम्पियर का परिपथीय नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। आई क्या है, उस पथ द्वारा घिरी गई धारा। यहाँ पे आई क्या है, कुंडली की धारा, और यहाँ पे हम बोलते हैं आई डैश है। यहाँ पे क्या है, आई डैश है, जहाँ आई डैश क्या है, समीकरण 1 आई डैश है कि जो है आयताकार पथ या परिपथ ए बी सी डी द्वारा घिरी कुल धारा। ये आपने ध्यान में रखना, ये डिफाइन करना है कि यहाँ पे आई नहीं आएगा, आई डैश आएगा, कि जितने जो है, जितना करंट या जितने फेरे अपने में ले रही होंगी तो उतना करंट जो है उस पथ के द्वारा जो है इनक्लोज हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक फेरे का करंट क्या है, आई, तो इसलिए आई ना आके क्या आएगा, आई डैश आएगा। तो बी डॉट इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई डैश, ये हमारे पास हो गया, आई डैश डिफाइन कर दिया है। अब जो है समीकरण 1 हो गया। अब जो है देखियो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, अब बी डॉट डी एल है तो पथ के अलोंग है, पथ के अलोंग है, तो अब सीधा सीधा उसको इस प्रकार से लिख देंगे कि इंटीग्रेशन इस भुजा इस भुजा इस भुजा, चार भुजा के अनुदिश, तो ए टू बी, इंटीग्रेशन ए टू बी बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन ए बी बी सी बी टू सी बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन बी सी सी डी सी टू डी बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन ए बी बी सी सी डी डी ए डी टू ए बी डॉट डी एल। ये देखिए वेक्टर नोटेशन में इस प्रकार से हम इंटीग्रेशन को लिख दें, क्योंकि इस पथ के अलोंग हो रहा है, इस पथ में चार भुजाएं हैं तो इसलिए अलग अलग आपकी लिमिट लगे, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए। इस प्रकार से हमने इंटीग्रेशन के रूप में इसको तोड़ दिया। अब यहाँ पे खास बात क्या है, आपको ये देखना है, ये मैं सीधा लिख रहा हूँ, ए टू बी, ए से बी तक देखिए, डी एल की दिशा भी क्या होनी है, ये होनी है। ए से बी पथ ऐसा है ना, तो डी एल की डायरेक्शन भी ये है और बी की डायरेक्शन भी ये है, सेम डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा, बी डी एल कॉस, एंगल कितना हो रहा है, 0, कॉस 0, इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 0, तो ये चीज़ हो गई हमारी ए टू बी, ए टू बी इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 0। नेक्स्ट देखिए प्लस बी टू सी, अच्छा बी टू सी देखिए, बी टू सी बी डी एल कॉस, एंगल निकालना जरूरी है बी और डी एल के बीच, तो बी तो है इधर को और डी एल है इधर को, पथ तो हमारा ऐसे जा रहा है ना, यहाँ पे डी एल कैसा ऐसे है और बी की डायरेक्शन ये है, तो परपेंडिकुलर हो गया कॉस 90, लंब है। फिर प्लस सी डी, सी और डी में देखिए बी डी एल कॉस सी डी, डी एल तो इस दिशा में है और बी किस दिशा में, इस दिशा में है, बी डी एल कॉस 180, एंटी पैरेलल हो गया 180, प्लस इंटीग्रेशन डी टू ए, डी टू ए फिर से देखिए, डी एल ऐसे है और बी ऐसे है ना, परपेंडिकुलर है, फिर से बी डी एल कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 0, कॉस 90 0, तो ये हो जाता हमारा कॉस 0 1, इंटीग्रेशन ए टू बी बी डी एल प्लस ये चीज़ 0 हो गई। अब ये देखिए बी डी कॉस 180, कॉस 180 -1 होता है, लेकिन बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका से बहुत ज़्यादा दूरी पे क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 और प्लस बी डी एल 0, तो सिर्फ ये हमारे पास सिर्फ बचा, हेंस क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी, सिर्फ एक ही पथ बचा बी डी एल, एक ही पथ के अलोंग क्या बचा, इंटीग्रेशन बी डी एल,
इसमें हम लिख देंगे, चूँकि जो है यहाँ पे देखो, यहीं पे लिख रहा हूँ मैं, b = 0 परिनालिका से अधिक दूरी पर b = 0 के बाहर की बात कर रहे हैं हम। ये देखो, ये पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे कोई बिंदु है तो वो परिनालिका से बाहर है, और परिनालिका से बाहर बहुत अधिक दूरी पर जो है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। ये हमने पहले उसकी चुंबकीय क्षेत्र के गुणों में भी पढ़ा था परिनालिका के। तो b वहाँ पे ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, cos 180 तो -1 हो गया, लेकिन b 0 होने के कारण क्या हो जाएगा, ये चीज़ 0 हो गई, तो इसलिए ये तीनों 0 हो जाएंगे। हमारे पास शेष बचा ये आप नोट कर लें प्लीज़। अब जो है ये मैं मिटा देता हूँ। तो जैसे गॉस के नियम में लगा रहे हैं, हम गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे एम्पियर के नियम को लगाते हुए एम्पियरन सर्किट लेंगे। एम्पियर का एक पथ लेंगे हम, और एम्पियर का पथ लेंगे तो उस पथ के अलॉन्ग इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर बी और डी एल के बीच डायरेक्शन ढूंढेंगे, और उस डायरेक्शन के कारण जो है जो एंगल बनेंगे, फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट क्या आता है, इस प्रकार से आएगा बी डी एल इक्वल्स। और इसमें भी देखिए आप, परिनालिका के भीतर की बात हो रही है, ये क्या है, ए बी क्या है, भीतर है, परिनालिका के भीतर है, तो भीतर क्या होता है, बी का मान कांस्टेंट नियत होता है, एक समान होता है और नियत होता है। ये हम पहले विशेषता में पढ़ चुके थे, इसलिए बी इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा, ए टू बी इंटू डी एल। ए से बी तक जो है डी एल करना, इंटीग्रेशन करना है उस पथ का, ए टू बी इंटीग्रेशन क्या कर दिया, डी एल कर दिया। तो लेंथ ए बी यह बराबर बी इंटू ए बी लंबाई, ए बी ये लंबाई, बी इंटू ए बी लंबाई, ये बराबर क्या है, एक्स। ए बी बराबर हमने क्या माना, एक्स से माना, ये लंबाई क्या है, यहाँ से यहाँ एक्स, तो ये भी एक्स हो जाएगा, रेक्टेंगल है। ये वाई मान लो तो वाई मान लो, वाई आ नहीं रहा तो उसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमने एक आयत ले रहे हैं, रेक्टेंगुलर पथ ले रहे हैं, तो उसकी कोई लंबाई कोई चौड़ाई होगी। हमने कहा चौड़ाई क्या है उसकी, एक्स मान ली, तो ए बी बराबर एक्स माना। तो हेंस इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल्स बी एक्स, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 याद है आपको, ये तो गई इक्वेशन 2 की, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू बी एक्स। इक्वेशन 1 थी इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, इक्वेशन 1 पहले लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू, जहाँ पे एम्पियर का नियम लिखा था हमने, म्यू नॉट इंटू आई डैश, यह है इक्वेशन 1। इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, ये हमारे पास अभी आया है, ये इक्वल्स हो गया b इंटू एक्स, इक्वेशन 2। अब ये देखिए आप, दो हमारे पास इक्वेशन आ गए, b इंटू एक्स, एक्स हमने माना है तो इस x को हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो वो x अभी प्रोसेस में एलिमिनेट होगा, उसका तरीका आप देख लीजिए क्या होना है। अब हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, n है, तो x लंबाई में कितने टर्म्स होंगे, देखो इकाई लंबाई में फेरे हैं, क्योंकि जो है इकाई लंबाई में फेरों की संख्या है, फेरे बराबर कितने, n, इसलिए x लंबाई में फेरे होंगे, कितने होंगे, n इंटू एक्स। इकाई लंबाई में फेरे हैं n, तो x लंबाई में कितने फेरे हो जाएंगे, n इंटू एक्स। अब एक फेरे में धारा कितनी है, I, एक फेरे में धारा है I, इसलिए x लंबाई में धारा, यहाँ पे लिख दो, चूंकि जो है एक फेरे में धारा बराबर क्या है, I, इसलिए x लंबाई में धारा बराबर, x लंबाई में धारा बराबर x लंबाई में जितने फेरे आए हैं उतने फेरे गुना, भाई एक फेरे में I धारा थी तो x लंबाई में कितने फेरे आए, nx फेरे आए, कितने फेरे आए, nx फेरे आए, और इंटू I, एक फेरे की लंबाई I, तो x लंबाई में धारा nx इंटू I, क्योंकि x लंबाई में फेरे हैं nx, तो nx इंटू I जो है क्या आ गई, फेरों की संख्या आ गई है।
ये फेरों की संख्या आई है। और ये आपको याद होगा, ये हमने डिफाइन किया था आई डैश। आई डैश क्या है कि जहाँ जो है इस रेक्टेंगल द्वारा घिरी गई धारा, यानी ए बी लंबाई में घिरी गई धारा, या एक्स लंबाई में, एक्स ये चौड़ाई वाले आयत द्वारा घिरी गई धारा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स लंबाई में धारा, इसलिए हम लिखेंगे कि आई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एक्स आई, इक्वेशन 3। ये आप ध्यान से देख लीजिए कि आई डैश की हमने वैल्यू निकाल दी है एन एक्स आई के रूप में। ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट, यहीं पे थोड़ा सा याद रखने के लिए है, बाकी कहीं भी डेरिवेशन में ऐसा कुछ विशेष बात नहीं है। कि जो हमने पहले धारा डिफाइन की थी कि म्यू नॉट इंटू आई, आई कौन सी धारा, प्रत्येक फेरे की धारा तो आई है। आई डैश जो धारा है वो जो है इस एक्स लंबाई में या इस इतने आयताकार पथ के भीतर टोटल धारा है। वो टोटल धारा कितनी होगी, जितने टोटल यहाँ अंदर टर्न्स आएंगे, फेरे आएंगे। कितने फेरे आए उसमें एन एक्स फेरे आए। एक्स लंबाई है, एक आई लंबाई में एन फेरे थे, तो उसमें फेरे आए एन एक्स। एक फेरे में धारा थी आई, तो उतने फेरों में धारा एन एक्स इंटू आई हो जाएगी, या उतने लंबाई में धारा क्या हो जाएगी, एन एक्स इंटू आई। और उस लंबाई में धारा को हमने क्या बोला था, आई डैश। तो हेंस आई डैश इज इक्वल टू एन एक्स इंटू आई। ये हमारे पास इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 पर गई है। 3 हमारे पास अच्छी इक्वेशन आई है। अब इन तीनों इक्वेशनों से जो है हम निकालेंगे इक्वेशन 1, 2 और 3 से। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इक्वेशन 1, 2 व 3 से कंक्लूजन आप कैसे भी निकाल दो। b डॉट डी एल है, तो ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इसको मैं लिख देता हूँ म्यू नॉट इंटू आई डैश। आई डैश की जगह ये लिख दिया मैंने एन एक्स आई, म्यू नॉट इंटू एन एक्स आई। ये आ गया b इंटू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, हेंस b इक्वल्स म्यू नॉट एन आई। दैट इज अवर रिक्वायर्ड डेरिवेशन कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। यह है एक धारावाही परिनालिका के कारण उसके भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। यह आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो परिनालिका की लंबाई पे कहीं भी निर्भर नहीं कर रहा है। इसमें कहीं लंबाई नहीं आ रही, ना ही इसमें परिनालिका की व्यास आ रही है। ना परिनालिका कितनी लंबी है कितनी छोटी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। परिनालिका कितनी चौड़ी है, उसका व्यास कितना ज़्यादा है, ये कितनी पतली है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। एन क्या है, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या। इकाई लंबाई में फेरे बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के भीतर बढ़ जाएगा। 15 फेरे आ रहे थे, दूसरी परिनालिका की इकाई लंबाई में आपने 50 फेरे रख दिए, क्लोजली पैक कर दिया, तो अब चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, दूसरे वाले में बढ़ जाएगा। और ये डिपेंड करेगा किस पे, आई पे, कि धारा कितनी जा रही। धारा ज़्यादा होगी तो चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा, धारा कम होगी तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा। ये वो ओरस्टेड के प्रयोग में भी निकला है। तो यहाँ पे ये आपका डेरिवेशन आ गया है, आपने ये ध्यान रखना है, इस प्रकार से आता है। दूसरी चीज़ अब जो है, अच्छा अब इसका काम देखो क्या है। जैसे हमने जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी प्लेटों के बीच हमको क्या मिलता है, अगर ये प्लस प्लेट है और ये माइनस है तो जिसकी प्लेटों के बीच हमको क्या मिलता है, एक समान विद्युत क्षेत्र मिलता है। संधारित्र जो है ऐसी युक्ति है कि प्लेटों के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र और नॉन ज्ञात विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने की युक्ति है। उसी प्रकार से हम बोलते हैं कि एक सीधी धारावाही परिनालिका, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड एक ऐसी डिवाइस है जो हमको जो है क्या देती है, एक समान जो है चुंबकीय क्षेत्र देती है। क्या देती है, यूनिफॉर्म एंड नॉन मैग्नेटिक फील्ड बोलती है। सोलेनॉइड प्रोड्यूसेस ए यूनिफॉर्म एंड नॉन मैग्नेटिक फील्ड। एक समान जो है चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने की प्रैक्टिकल मेथड क्या है, सोलेनॉइड। उसके भीतर क्या होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा। जैसे यहाँ पे कैपेसिटर था कि प्लेटों के बीच जो है, प्लेटों के बीच था एक समान विद्युत क्षेत्र, तो वहाँ पे परिनालिका के भीतर है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की एक युक्ति है, ये एक डिवाइस है हमारे पास। ये चीज़ हो गई, ये परिनालिका के भीतर था। अभी हम सिरों की बात भी करेंगे, ये आप तब तक नोट कर लें। इसी में एक आता है दाएं हाथ के नियम को ही जो है हम किस प्रकार से जो है रोटेट करके जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल सकते हैं। हमने करना क्या है कि परिनालिका को अपने दाएं हाथ में पकड़ना है, दाएं हाथ में पकड़ना है, और जो है करंट को देखना है कि करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है उसमें। परिनालिका को दाएं हाथ में पकड़ना है
और उंगलियों को परिनालिका में करंट की दिशा में, जैसे फेरों में करंट बह रहा है उस दिशा में, ऐसे है तो ऐसे, ऐसे है तो इस प्रकार से ऐसे पकड़ देना है, ऐसे पकड़ना है। और जब हम उसको ऐसे पकड़ेंगे करंट की दिशा में, यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है ना, इस प्रकार से जाएगा, उंगलियां इस प्रकार से हमारी मुड़ेंगी, तो ये जो अंगूठा है सीधा, ये अंगूठा दिखाएगा अक्षीय चुंबकीय क्षेत्र को, एक्सियल जो है मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा, कि फिर से चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के फेरों में जो है विद्युत धारा की दिशा में उंगलियों को मोड़ेंगे तो अंगूठा दिखाएगा अक्षीय जो है चुंबकीय क्षेत्र को। अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा, इस प्रकार से होगा, ये एन बना, ये एस बना, तो अक्ष में जो है इस प्रकार से भीतर, एस से एन की ओर उसके भीतर होगा। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से हो गई है। तो राइट हैंड जो है रूल यहाँ पे ऐसे भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि आपको सिर्फ जो है परिनालिका के फेरों को देखना है साइड से खड़े होकर, सर्किल लूप में, कि क्लॉकवाइज अगर करंट है तो वो साउथ पोल हो जाएगा, दूसरा नॉर्थ पोल हो जाएगा। अगर नॉर्थ दिख रहा है आपको, वो एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है उसमें, तब वो आपको क्या दिख जाएगा, नॉर्थ पोल, और दूसरा वाला सिरा जो है एंड क्या हो जाए, साउथ पोल हो जाएगा। ये था जब परिनालिका निर्वात में या वायु में रखी गई है। अगर जो है परिनालिका जो है किसी ऐसे माध्यम में रखी गई है जिसकी जो है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी कितनी है, म्यू है, तो B इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू इंटू एन आई, या इसी में हो जाएगा, सॉरी इसको मिटा दें, B इज इक्वल टू म्यू आर रिलेटिव परमिटिविटी, म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एन आई, ये हो गया। अगर जो है परिनालिका के भीतर कोई लौह चुंबकीय पदार्थ की क्रोड रख दें तो चुंबकीय क्षेत्र उतना गुना हो जाता है। तो वहाँ पे देखो आप, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे बढ़ गया है। एन आई एक साथ न करके अलग अलग करेंगे, एन इंटू आई है, एन इकाई लंबाई में फेरे और आई जो है करंट है। तो ये वायु में या निर्वात में रखी परिनालिका के था, ये किसी माध्यम में जिसकी जो है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी इतनी है या रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर है। तो इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट जो है छोटा पॉइंट और छूट गया इसमें, ये आप नोट कर लें, वो ये है कि अब परिनालिका के सिरों की बात करते हैं। हम परिनालिका के सिरों की बात करते हैं कि सिरों पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो आपने क्या करना है, आपने एक लंबी परिनालिका एज्यूम कर देनी है। कल्पना करो कि एक लंबी परिनालिका है हमारे पास जिसकी लंबाई बहुत अधिक है। अब उस परिनालिका को बीच से काट देना है, इस प्रकार से काट दिया। अब एक तल की कल्पना करो कि जिस पे जो है उसके ये वाला सिरा भी है और ये वाला सिरा भी है। ये परिनालिका का मिड पॉइंट है। आप देख लो कि वो सिंगल परिनालिका की थी, उसको हमने एज्यूम किया कि हमने बीच से उसको काट दिया है। तो तब यहाँ पे जो है एक तल आएगा जिस पे जो है क्या होंगे, सिरे होंगे। और यहाँ पे जो है चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे क्या है, B इज इक्वल टू क्या है, अभी निकाला, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, ये है यहाँ पे, क्योंकि मध्य में है। ये देखिए, ये तो परिनालिका के भीतर है ना, तो ये बिंदु अभी भीतर है उस सिंगल परिनालिका के भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र है B इंटू म्यू नॉट इंटू एन आई। हमने उसको काटा, एज्यूम किया दो अलग अलग परिनालिकाओं से बना हुआ है वहाँ पे। तो सिरों पे जो है जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा, सिमेट्री के कारण जो है आधा योगदान इधर वाली परिनालिका का होगा, आधा योगदान इधर वाली परिनालिका का इस चुंबकीय क्षेत्र में। तो इसलिए जो सिरों पे चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं कि सिरों पे चुंबकीय क्षेत्र, सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र। देखो दो सिरे हैं, दो सिरों के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना हो रहा है, इतना हो रहा है क्योंकि वो भीतर है। तो एक सिरे के कारण कितना हो जाएगा, आधा। B इज इक्वल टू हाफ ऑफ म्यू नॉट इंटू एन आई। इसका कोई डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको थ्योरेटिकली इस प्रकार से इमेजिन करके ये कल्पना करनी है। इस प्रकार से आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी कि B इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट इंटू एन आई। तो B की जगह इसको याद रखने के लिए B एंड कर दीजिए। तो याद रखना, धारावाही की परिनालिका में के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र सदैव परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का कितना होता है, आधा होता है। ये ध्यान में आपने रखना है। बार मैग्नेट में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई, चुंबकीय ध्रुव उनको बोलते हैं जहाँ पे जो है चुंबक की जो है शक्ति क्या होती है, ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा शक्ति कहाँ होती है, पोल पे, और बीच में कम होती है, ठीक है, डेंस होती है। लेकिन परिनालिका और इसमें जो है एक थोड़ा सा डिफरेंस ये देखो कि यहाँ पे सिरों पे जो है चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जा रहा है, मध्य का लगभग आधा हो रहा है, या भीतर के चुंबकीय क्षेत्र का आधा हो जा रहा है। इस प्रकार से ये लेक्चर आज यहीं पे हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि टोरॉइड या इंडलेस या सिरा विहीन परिनालिका जिसको बोलते हैं, टोरॉइड अंग्रेजी में कहते हैं, तो सिरे विहीन परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आगे भी लेक्चर देखने के लिए चैनल पे बार बार आइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।